नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 1000 प्रश्नों के साइंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स को देख रहे हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री वाले पार्ट और फिर बायो वाले पार्ट को भी हम देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो लगातार वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक ग्रुप बनाया हुआ है चैनल के, आपको पोस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट वर्ग 3 2025 के नाम से ग्रुप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। आप सभी ने बचपन में किया होगा, जब हम छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे तो अपने बालों से पेन को रगड़ते थे, और छोटे से कागज़ के टुकड़े के पास यदि हम लेकर जाते थे तो वो कागज़ का टुकड़ा पेन से आकर्षित होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इनमें आवेश उत्पन्न हो जाते थे, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पर वही बात की गई है, कांच की छड़ को रगड़ा जाता है रेशम से, तो कांच की छड़ में धन आवेशित उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर निर्भर करता है, बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है, कुछ आंतरिक और कुछ बाहरी पृष्ठ पर, या ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका आंसर है बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। जो विद्युत आवेश हैं उनके बीच कौन से बल लगता है, उनसे कौन सा नियम संबंधित है? तो एम्पेयर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे या ओम का नियम। तो सभी ने पढ़ा होगा, काफ़ी प्रसिद्ध नियम है कूलाम का नियम। अगला है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत का बल कैसा होगा? यदि उनकी दूरी यदि x है या 10 है तो उसको आधा कर दें, यदि हम 5 कर दें तो उनके बीच जो विद्युत आकर्षण या जो बल लग रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? तो वो इसका जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला है हमारा, समान आवेशों में होता है। समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण होता है या ससंजन होता है। तो जो ससंजन बल और आसंजन बल आपने बताए थे, ये क्या होते हैं? अणुओं के मध्य लगते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु, जैसे लोहा है तो लोहे के जो अणु हैं उसके बीच लगने वाला बल ससंजन कहलाता है, और असंजन बल जो अलग अलग उनके बीच में लगता है, जिससे चीज़ें चिपकती हैं। जैसे गोंद वगैरह से हम कोई चीज़ चिपकाते हैं तो दो अलग अलग तत्वों को या दो अलग अलग पदार्थों के अणु को हम चिपकाते हैं। तो समान आवेशों में विकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ कौन सा आवेश आ जाता है एबोनाइट की छड़ पर? तो इसका आंसर है ऋण आवेशित हो जाती है। अगला है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो ये सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशन की प्रक्रिया होती है। आप कार में जा रहे हैं और यदि आसमान से बिजली गिर जाए या गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, कार की खिड़कियां खोल देनी चाहिए, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएं या कार के ऊपर बैठ जाएं। तो क्या होगा आपको? जो वर्ग 2 का भी पेपर हुआ था, चाहे आप मैथ के पेपर में जो साइंस पूछी गई थी और या जो साइंस का पेपर हुआ था विज्ञान का, यदि आप उसको भी देखेंगे तो क्या है, अधिकतर प्रश्न ईएसबी ने समझ आधारित पूछे थे। इसी प्रकार से फैक्चुअल तो है, यदि आपको फैक्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो उससे समझ आधारित प्रश्न उसने बनाए हुए थे। तो इसका आंसर होगा ए वाला, कि आप कार की खिड़कियों को बंद कर दोगे। अगला है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये कूलाम का नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच को क्या कह देते हैं? तो भाई प्रतिरोध, विभवांतर, धारा या विद्युत धारा की प्रबलता। तो भाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, गलनांक होता है या सही? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी, लेकिन हम चांदी के वायरों का उपयोग नहीं करते क्योंकि चोरी होने का भय रहता है, इसलिए हम कॉपर वायर और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम वायर का यूज किया जाता है। अगला है, अति चालकता क्या कहलाती है? भाई चालकता सुना होगा, कुचालकता सुना होगा, लेकिन एक और होती है अति चालकता, या इसको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। तो इसको बोलते हैं उच्च पारगम्यता, बहुत ज़्यादा चालक, इस हिसाब से आप इसको नाम से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो देखो, 3 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। और उसके अलावा जो सेलेनियम है अर्धचालक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम
ये और सेलेनियम अर्धचालक हैं, जो आर्सेनिक है जो अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें सामान्यतः तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं या इनमें कुछ मिला दिया जाए तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। ये अर्धचालक कहलाते हैं, मतलब आधे चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यही अर्धचालक की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोई चालक पदार्थ, कंडक्ट जो पदार्थ है, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध मतलब ऐसी चीज़ जैसे जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, तो वो प्रतिरोध हो जाता है। विद्युत चालकता मतलब विद्युत के प्रति उसकी कितनी एक्टिविटी कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत चालकता भी घट जाती है। मतलब यदि आप ताप बढ़ा रहे हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और विद्युत चालकता घट जाएगी। भाई जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम विद्युत चालकता होगी। भाई जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, जो गतिरोध रहते हैं जो बीच में बने रहते हैं, ब्रेकर, यदि वो नहीं है तो आप अपनी स्पीड से चलते रहेंगे। लेकिन प्रतिरोध ज़्यादा रहेंगे, ब्रेकर ज़्यादा रहेंगे तो आप अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। फिर से कार स्लो करोगे, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर से लो करोगे। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगला है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, या इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका आंसर देखो समझ आधारित है। विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है मतलब इसकी चालकता उच्च होती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडिला या एम्पियर? तो ये हमने पहले भी देख लिया है, एम्पियर इसका मात्रक है विद्युत धारा का। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान आवेश पर हों, समान धारिता पर हों, समान प्रतिरोधकता पर हों या समान विभव पर हों। तो ये भी एक समझ आधारित प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए या किसके द्वारा बदला जाता है? तो डिस्टकारी के द्वारा बदला जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में कैसे बदला जाता है? AC टू DC ऐसा भी लिखा आ जाएगा। तो इसको रेक्टिफायर और डिस्टकारी के द्वारा इसको बदला जाता है। अगला है हमारा, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्यों है? भू संपर्कित मतलब जो हम बोलते हैं अर्थ वायर। तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, इसमें विद्युत का क्षय नहीं होता, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है या विद्युत का उच्चवाचन दूर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ये सभी को करवाना चाहिए और करवाते भी हैं क्योंकि इससे शॉक लगने का जो रहता है वो कम चांसेस हो जाते हैं। अगला है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, उपकरण को 3 फेज में काम करने के लिए, सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए। इससे क्या होता है, शॉक नहीं लगता है अर्थ वायर का या भू संपर्कित तार का। एक और प्रश्न पूछा जाता है, एक तड़क चालक से पूछा जाता है, ये ऊंची बिल्डिंगों पर लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? भाई 0 होगा, निम्न होगा, असीमित होगा या उच्च होगा? तो भाई आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? परिपथ पर कोई धाराएं मिल रही हैं तो इनका बीजीय योग 0 हो जाता है। अगला, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी धारा कितनी प्रभावित होगी? तो भाई ओम का नियम पढ़ा होगा आपने, V = IR। आई का मान पूछा है तो V/R, V = IR, तो आई का मान पूछा हो जाएगा भाई। तो इसका आ जाएगा 5वें वाले का आ जाएगा ऑप्शन नंबर V। 110/4 होगा, मतलब 1/4 0.25 हो जाएगा। ओम के नियम से आप इसको हल कर सकते हो। इस प्रकार के जो साधारण से डेरिवेशन है ये बिल्कुल सरल से और आसान से पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर देखें और फॉर्मूले को याद रखें। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक भाई धारा का एम्पेयर है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है क्योंकि ओम के नियम से इसकी व्याख्या मिलती है, V = IR। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, मिश्रित में, समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में? तो ये लगे रहते हैं हमारे समांतर क्रम में। अगला है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम है, मैंने अभी बताया आपको, V = IR होता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? भाई तार की त्रिज्या आदि कर रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कितने गुना बढ़ेगा तो ये हमें देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना बन जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है।
तार की त्रिज्या मतलब उसको मोटा है जैसे उसका और कम कर रहे हैं। ओम का नियम क्या प्रतिपादित करता है भाई? प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्टता को, या धारा और वोल्टता दोनों को ये परिभाषित करता है। और एक कांस्टेंट निकलता है, इसमें क्या होता है, वी अनुक्रमानुपाती आई रहता है, तो एक कांस्टेंट निकल के आता है आर, तो आर को उससे पता चल जाता है, लेकिन ये परिभाषित धारा और वोल्टता दोनों को करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध का नियम ओम होता है, और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक 11वें वाले का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर होता है। अगला है, एक तार की लंबाई L और तार को खींच कर यदि हम उसके दो लंबाई 2L का कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हमने पढ़ा है अभी। इस प्रकार के प्रश्न आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फॉर्मूले से इनको आप आसानी से हल कर लोगे। पहले का दोगुना ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल होते हैं, आपने पढ़े होंगे भाई, सेलों के प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं, इनमें भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड भरा रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी रहती हैं, जैसे धन इलेक्ट्रोड ए में लिया हुआ है, ऋण इलेक्ट्रोड बी में धन इलेक्ट्रोड, सी में इलेक्ट्रोलाइट और डी में विद्रवक की सूची। तो और इनमें यहाँ पर जो तत्व दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई हैं, तो ये किस रूप में कार्य करती हैं? तो जो पहला है ऋण इलेक्ट्रोड, तो ऋण इलेक्ट्रोड जो जिंक का बर्तन होता है हमेशा ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। तो पहले का हो जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड इसका 14वें वाले का हो जाएगा हमारा सी नंबर का। हाँ देखो, ऋण इलेक्ट्रोड में मैंने बताया था कि भाई ऋण इलेक्ट्रोड में आपका कार्य करता है जस्ते का बर्तन। धन इलेक्ट्रोड में जो आपका कार्य करता है वो आपकी कार्बन की छड़ हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं अमोनियम क्लोराइड जिन्हें विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और जो लास्ट होते हैं हमारे विद्रवक होते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। भाई एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। कार की बैटरी में कौन सा अपघट्य प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 वाले का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का, सल्फ्यूरिक अम्ल की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल है, एक प्राथमिक सेल है, मैंने बताया था 2 प्रकार के सेल होते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना, जस्ते की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिंकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ये किसका नियम है? तो ये नियम है हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, वी अनुक्रमानुपाती आई। ये ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला है फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है, मैंने अभी बताया था, ये अभी हम देख चुके हैं इससे संबंधित प्रश्न को। अब हम अगला देखेंगे। तो अगला है हमारा, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? हानि पहुंचाने बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करना, अत्यधिक धारा प्रभावित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, या किसी विद्युत को झटकों से बचाने के लिए, या कोई नहीं। तो क्या होता है, फ्यूज तार आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा निकलती है या बहराहट होती है तो फ्यूज तार जल जाता है और फ्यूज कट जाता है और लाइट चली जाती है हमारे घर की। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कम गलनांक का होता है। मतलब जैसे नॉर्मल वायर है, यदि 20 सेल्सियस पे गल रहा है, मानने के लिए बता रहे हैं हम, ज़्यादा पर गलते हैं, तो इसका जो फ्यूज तार लगाया जाता है उससे भी कम, जैसे 10-15 सेल्सियस पे लगा दिया जाता है, तो भाई ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित हुई, एनर्जी ज़्यादा हुई, तो क्या होता है, ये जलकर और जो हमारा विद्युत परिपथ है उसको तोड़ देता है। इससे हमारे किसी भी जो विद्युत उपकरण है उसको हानि नहीं होती, इसलिए ये लगाए जाते हैं फ्यूज तार। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उच्च धातु से बने होते हैं जिसका प्रतिरोध कम हो। देखो अभी बताया, गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, दोनों चीज़ें निम्न होनी चाहिए। बिजली सप्लाई में
मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातु से बना होता है, या इसका गलनांक निम्न होता है, या प्रतिरोध इसका अति उच्च होता है। तो भाई इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, या विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा सी वाला, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो हमने देखा है भाई गर्म होना गर्म किस चीज से होगा भाई? ऊष्मीय से होगा, तो ये ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। फ्यूज तार किससे बनते हैं? तो जो फ्यूज तार होते हैं वो टिन एवं तांबे के, टिन या शीशे के, टिन या एल्यूमिनियम या निकेल और क्रोमियम के। तो फ्यूज तार टिन और शीशे से मिलकर बनते हैं। अगला है एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुणों का समूह होना आवश्यक है? तो भाई मोटा तार उच्च गलनांक और मिश्र धातु कम होनी चाहिए? नहीं भाई, गलनांक निम्न होना चाहिए और उसका प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए और कम लंबाई का होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, और मिश्र धातु होनी चाहिए और पतला तार होना चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है? तो भाई टंगस्टन का बना रहता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आसान सा प्रश्न है। बल्ब को तोड़ने पर तेज हवा होती है, क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात का स्थिति रहती है, इसलिए बल्ब के अंदर तेजी से वायु प्रदर्शित होती है। इस कारण से क्या होता है वहाँ पर बल्ब के अंदर क्या होता है? गैस भरी रहती है, ऑर्गन गैस भरी रहती है, तो वो बाहर निकलती है। इसका अरे यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 10वें वाले का है। हाँ सॉरी कंफ्यूजन हो जाता है लगातार प्रश्नों को। गैस तो भरी रहती है लेकिन उसके साथ निर्वात होता है, निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, तो इस कारण से क्या होता है भाई? एक आवाज़ सुनाई देने को मिलती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो ऐसा क्यों लिखा जाता है कि भाई टंगस्टन धातु से जो बना होता है उसके उपचयन को रोकने के लिए, क्योंकि ये वायु में उपचयित हो जाता है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद आती है, क्यों? उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टता की घटे बढ़ का उसका असर नहीं पड़ता, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में प्रदाहित होती है, या रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारे बाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। और 1 और 3 विकल्प मतलब 1 और 3 सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले और तीसरे सही हैं। पहला में क्या हुआ है कि भाई प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो CFL है पारे बाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, बल्कि LED अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और 3rd विकल्प कौन सा है? LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम मतलब कम ऊर्जा लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा हमारे सही हो जाएंगे। नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम से बने हुए तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। तो इसका आंसर है जो आपने देखे होंगे जो हीटर वगैरह में हम यूज़ करते हैं तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं जो निकेल और क्रोमियम के बने होते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा 14वें वाले का डी वाला कि जो इसके तार खींचे जा सकते हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है? ये लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। अगला है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट सभी ने जलाए होंगे, तो इसमें क्या हो जाता है? डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 60 से 70% वाला भाग इसका कन्वर्ट होता है। अगला है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, तो विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। तो ये हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? ये आप ये वाले प्रश्न जरूर पूछने मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं कि यूनिट को कैसे निकालते हैं कि भाई घर में आप इतनी चीज़ों को इतने घंटे जला रहे हैं या इतनी बिजली को जला रहे हैं तो आपकी कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। इसको आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17 वाले का ए नंबर का 1 यूनिट। अगला है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे की दर से जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? भाई 1 यूनिट जलेगा तो 1 यूनिट का 5 रुपये हो जाएगा। इसको आप देखना, यूट्यूब पर सर्च करना, ये आपको निकालने मिल जाएंगे किस प्रकार से निकाले जाते हैं।
अगला है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो भाई विद्युत ऊर्जा की ये किलोवाट घंटा जो है हमारी विद्युत विभव की इकाई है। सॉरी, ये किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, कितनी ऊर्जा का आप खपत कर रहे हैं। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज, वोल्टेज, ओम एम्पियर या निम्न कूटों में से सही को चुनिए। तो बिजली की खपत एक तो होता है वोल्टेज के अनुसार, तो बी का वाट के अनुसार होता है, वाटेज के अनुसार इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न यदि हम देखेंगे तो 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे, देखो किलोवाट घंटा में मापा जाता है, एक यूनिट होती है किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा। तो किलो को यदि हम 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000 गुणित वाट गुणित घंटा हो जाएगा। तो अब वाट यहाँ पर दिया होगा 100 वाट हो जाता है और घंटे यहाँ पर दिए रहते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं भाई किलोवाट घंटा। तो इसको आप यदि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे या लूसेंट में देखोगे तो यहाँ पर निकालने का तरीका दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक यूनिट वाट। यहाँ पर हमें देखें, जैसे इसको यदि हम प्रश्न को ही देखें तो वाट दिए हुए हैं 100, किलोवाट घंटा निकालना है भाई हमारे लिए। एक यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है वाट इंटू हावर, मतलब W/H तो दिया हुआ है, तो 100 गुणा हम 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000 वाट। अब 1000 वाट को किलोवाट में बदलना है तो हम 1000 से भाग दे देंगे तो कितना किलोवाट बन जाएगा? 1 किलोवाट बन जाएगा, यानी एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो भाई तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक जो बिजली ऊंची बिल्डिंगों पर लगाए जाते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये हमारे बने होते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा, तांबे के बने होते हैं, छतों पर लगाए जाते हैं। कथन और कारण दिए हुए हमें पढ़ना है, वो क्या है इसके आंसर देना है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। इनका कारण क्या है? ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो भाई दोनों ही सही हैं और कारण और कथन दोनों सही है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षा कम होता है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, धारा प्रभावित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे 5वें वाले का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है निम्नलिखित धातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमीन या फॉस्फोरस। तो मंद चालक नहीं है, सिलीनियम मंद चालक नहीं है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 6500 के या 9000 के। तो सामान्यतः इसमें 6500 के अंकित होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो मानव शरीर का विद्युत परिणाम की कोटि, हमेशा इसको याद रखना, 10/6 ओम है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा विद्युत का चालक, ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो जो माइका होता है, माइका हमारा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अगला है जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3000 से 3500 सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। एम्पेयर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। लगातार हम देख चुके हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है उसमें क्या होता है? जो हम कृत्रिम सैटेलाइट पहुंचते हैं तो ऊपर हम उनमें सौर सेल लगा देते हैं और सूर्य की एनर्जी से वो चार्ज होते रहते हैं। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला क्या है भाई? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो रहती है मोटर बदलती है। डायनेमो तो क्या करता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो मतलब जनरेटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। अगला है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है भाई। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, अभी देखा था हमने, रेक्टिफायर दिष्टकारी के द्वारा हम बदलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं तो एसी को डीसी में बदलने में, डीसी को एसी में, एसी को उपचयन को रोकने के लिए या डीसी के उपचयन को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग हम हमेशा करते हैं अपचयन को रोकने के लिए। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन रोकने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलने के लिए तो रेक्टिफायर दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है।
प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो जो प्रतिदीप्ति नली होती है इसमें सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाली होती है पारा की वाष्प और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन किस चीज़ के लिए होती है? सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या किसी भी सिरे से। तो जो सबसे लंबी पिन होती है आधार सिरे से जुड़ी रहती है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, क्या कारण हो सकता है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा उसका वो चमकता है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 × 10⁶ जूल भी होता है। और फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन होता है कि प्रतिरोधकता को कम किया जा सके। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान, दाब, धैर्य, अनुप्रस्थ परिच्छेदनी क्षेत्रफल से। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो दाब से स्वतंत्र होता है, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर 0 हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे भाई? अति चालक कहेंगे, सुपर कंडक्ट कहेंगे, क्योंकि इसका कोई प्रतिरोध नहीं है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो इसका प्रतिरोध भाई बढ़ेगा। देखा था अभी हमने इसके संबंधित कई प्रश्न देख लिए। भाई विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कम दाब पर पारा भरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या होता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। तो ये सभी ने पता होगा, रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस चीज पर निर्भर करता है भाई? धारा के विद्युत लेपन प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव या धारा के तापन प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। हमने देखा था भाई 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर किस चीज के होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो ये सिकुड़ता है, फैलता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं, तो ये फैल जाता है। डायनेमो एक मशीन है जो उच्च वोल्टेज को निम्न में कन्वर्ट करती है, निम्न को उच्च में कन्वर्ट करती है, विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अगला है एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर या ओम मीटर। तो जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है ओम मीटर से नापते हैं। ओम इसकी इकाई होती है, इसको याद रखना भी नहीं पड़ेगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ ऋणावेशित होती है और जो छड़ होती है रेशम से रगड़ा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अभी हमने पहला प्रश्न देखा था। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर निर्भर, बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है, ये भी हमने देखा था। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो बताता है तो वो होता हमारा कूलाम का नियम से आता है। यदि 2 विद्युत आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है, ये भी देख चुके हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है, हम ये भी देख चुके हैं। यहाँ से हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी ही हमारी फिजिक्स की सीरीज खत्म होने वाली है, फिर हम केमिस्ट्री को भी शुरू करेंगे और बायो को भी शुरू करेंगे। भाई कई साथियों की तरफ पूछा जा रहा था ये प्रश्न कौन से हैं, तो ये वो प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में लगातार जो फिजिक्स के पूछे गए हैं, सामान्य विज्ञान के पूछे गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछ लिए जाएँ तो आप पे बन जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, समझ आधारित प्रश्न आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।